मेरा नाम विक्रम है। मैं दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, लेकिन मेरी जड़ें उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरायपुर में हैं। सरायपुर एक ऐसा गांव है जहां समय रुका हुआ लगता है। घने आम के बाग, कच्ची सड़कें और पुराने मंदिर, जहां लोग आज भी देवताओं से ज्यादा अपने पूर्वजों से डरते हैं। मैं बचपन से शहर में बड़ा हुआ था, लेकिन हर गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाता था। दादी की कहानियां सुनता, भूत प्रेत, चुड़ैल और सबसे डरावनी काले जादू की। दादी कहती थीं कि काला जादू कोई खेल नहीं है, वह आत्मा को खा जाता है। लेकिन मैं तो विज्ञान का आदमी था, इन सबको अंधविश्वास मानता था। 2025 की गर्मियां थीं। मैंने सोचा क्यों ना गांव जाकर कुछ दिन बिताऊं। पिताजी की मौत के बाद मां अकेली रह गई थी। गांव पहुंचा तो सब वैसा ही था। हवा में मिट्टी की खुशबू, दूर से आती गायों की घंटियां और शाम ढलते ही सन्नाटा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव के लोग चुपचाप थे, कोई हंसता नहीं, कोई बात नहीं करता। मां ने बताया कि पिछले महीने से गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं बिना वजह। रात को सपनों में कोई आता है और सुबह उठते ही शरीर सूखने लगता है। डॉक्टर कुछ नहीं बता पाते। गांव वाले इसे काले जादू का असर मान रहे थे। मैं हंसा, मां, ये कोई वायरस होगा या पानी की समस्या? जादू टोना कहां से आ गया? लेकिन मां का चेहरा सफेद पड़ गया। बेटा, तू नहीं जानता, यह तांत्रिक का काम है। गांव के बाहर जंगल में एक पुराना खंडहर है, वहां एक तांत्रिक रहता है, नाम है कालिदास। कहते हैं वह मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात करता है। गांव वाले उससे डरते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर जाते भी हैं। पिछले महीने रामलाल की बहू ने बच्चा खो दिया था। वह तांत्रिक के पास गई थी बदला लेने के लिए। उसके बाद से यह सब शुरू हुआ। मैंने सोचा जांच करनी चाहिए। अगली शाम मैं जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल घना था, देवदार और पीपल के पेड़ों से भरा। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी। दूर से एक खंडहर दिखा, पुरानी हवेली का अवशेष। दीवारें टूटी हुई, छत गिरी हुई, अंदर से धुआं उठ रहा था। मैं चुपके से पास गया। दरवाजे के पास एक आदमी बैठा था, कालिदास। लंबा, दुबला, काले कपड़े पहने, आंखें लाल। उसके चारों तरफ खोपड़ियां रखी हुई थी और एक चक्र बना हुआ था लाल चूने से। वह मंत्र पढ़ रहा था, हाथ में एक काला पत्थर। मैं छिपकर देखता रहा। तभी उसने सिर उठाया और सीधे मेरी तरफ देखा। कौन है वहां? उसकी आवाज गहरी थी, जैसे कुएं से निकल रही हो। मैं डर गया, लेकिन सामने आ गया। मैं विक्रम हूं, गांव से। सुना है आप तांत्रिक हैं। वह हंसा, दांत पीले। तांत्रिक? मैं तो सिर्फ आत्माओं का दोस्त हूं। क्या चाहिए तुझे? मैंने बताया गांव की समस्या के बारे में। वह चुप रहा, फिर बोला, यह काला जादू है। कोई गांव में ही है जो इसे कर रहा है। लेकिन सावधान, जादू की छाया लंबी होती है, एक बार लग गई तो उतरती नहीं। मैं लौट आया, लेकिन मन में शक था। रात को सोया तो सपना आया। एक औरत सफेद साड़ी में, बाल खुले, मेरे बिस्तर के पास खड़ी। वह फुसफुसाई, मुझे न्याय दो। मैं जागा, पसीने से तर। मां ने कहा, बेटा, यह शुरुआत है। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। रामलाल मर गया। सुबह उठा तो उसका शरीर सूखा हुआ था, जैसे सालों से भूखा हो। डॉक्टर ने कहा डिहाइड्रेशन, लेकिन गांव वाले जानते थे काला जादू। शाम को मैं फिर तांत्रिक के पास गया। इस बार वह तैयार था। तू आया? अच्छा, मैं तुझे दिखाता हूं क्या हो रहा है। उसने एक रिचुअल शुरू किया। जमीन पर एक गोला बनाया, बीच में एक कटोरी रखी, उसमें खून जैसा कुछ डाला, मंत्र पढ़ा। हवा ठंडी हो गई। तभी गोले के अंदर एक छाया उभरी, एक औरत की, वही जो सपने में आई थी। ये प्रिया है, तांत्रिक बोला। रामलाल की बहू। बच्चा खोने के बाद उसने आत्महत्या की, लेकिन उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। किसी ने उस पर काला जादू किया था। अब वह बदला ले रही है। मैं अवाक था। कैसे? काला जादू आत्मा को बांधता है। जो करता है वह अपनी आत्मा का टुकड़ा देता है, लेकिन अगर गलत हाथों में पड़ गया तो वापस आता है, दोगुना होकर। प्रिया की आत्मा अब गांव पर छाई है। उस रात गांव में और मौतें हुई। 3 लोग मरे, सबका शरीर सूखा। मैंने फैसला किया खुद जांच करूंगा। प्रिया के घर गया।
पुराना घर अब खाली, अंदर धूल, टूटे सामान। एक कमरे में एक डायरी मिली, प्रिया की। उसमें लिखा था रामलाल की क्रूरता, ससुराल का अत्याचार और आखिर में मैं तांत्रिक के पास जा रही हूं, वह मुझे शक्ति देगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक मंत्र लिखा था। काले स्याही से मैंने पढ़ा, लेकिन समझ नहीं आया। रात को फिर सपना। इस बार प्रिया करीब थी, उसके हाथ मेरे गले पर। तू क्यों आया? तू भी मरेगा। जागा तो गला दुख रहा था, गर्दन पर निशान थे उंगलियों के। अब मुझे यकीन हो गया, यह अंधविश्वास नहीं था। अगले दिन तांत्रिक के पास गया। कैसे रोकें इसे? वह बोला, एक ही तरीका, काउंटर रिचुअल, लेकिन खतरा है। आत्मा को बुलाना पड़ेगा और अगर असफल हुए तो हम दोनों मरेंगे। मैं तैयार हो गया। रात को जंगल में, पूर्णिमा थी। तांत्रिक ने एक बड़ा चक्र बनाया, बीच में मैं बैठा। उसके चारों तरफ मोमबत्तियां, काले पत्थर। मंत्र शुरू हुआ, हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे। तभी छाया उभरी, प्रिया की। लेकिन अब वह डरावनी थी, आंखें सफेद, मुंह से खून टपकता। तुम मुझे रोकना चाहते हो? मैं तो बस न्याय ले रही हूं। तांत्रिक ने मंत्र तेज किया। मैंने डायरी से मंत्र पढ़ा, लेकिन गलती हो गई, मंत्र उल्टा पढ़ दिया। तभी सब बदल गया। प्रिया की छाया बड़ी हो गई, वह हंसी। अब तुम मेरे हो। तांत्रिक चीखा, उसका शरीर सूखने लगा। मैं भागा, लेकिन पैर नहीं हिले। प्रिया की आत्मा मेरे अंदर घुस गई। मैं महसूस कर रहा था उसकी भूख, उसका दर्द। सुबह गांव पहुंचा, लेकिन अब मैं विक्रम नहीं था, मैं प्रिया था। गांव वाले मरते रहे, एक एक करके। मैं रोक नहीं सका। काला जादू की छाया फैलती गई। अब गांव खाली है, सिर्फ मैं बचा हूं। लेकिन रात को जब आईना देखता हूं तो प्रिया मुस्कुराती है, और मुझे पता है यह अंत नहीं है। काला जादू कभी खत्म नहीं होता, वह बस इंतजार करता है अगले शिकार का। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे भीलवाड़ा के पास बसे गांव चंद्रपुर का रहने वाला हूं। साल था 2025। मैं उस वक्त 30 साल का था, मजबूत कदकाठी, गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का, जयपुर से MBA किया हुआ। गांव लौटा था क्योंकि पिताजी की तबीयत खराब थी और खेतों जमीन का हिसाब किताब संभालना जरूरी हो गया था। गांव में मेरी एक पुरानी दोस्त थी, नेहा। हम बचपन से साथ पढ़े थे। नेहा बहुत खूबसूरत थी, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। मैं मन ही मन उसे चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। गांव में एक दूसरा लड़का था, करण। करण धनी था, उसके पिता गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। करण को नेहा पसंद थी और वह खुलेआम सबको बताता था कि नेहा एक दिन उसकी होगी। नेहा उसे नापसंद करती थी। वह मुझसे बात करती थी, मेरे साथ नदी किनारे घंटों बैठती थी, लेकिन मैं डरता था। करण का गुस्सा पूरे गांव को पता था। वो मारपीट करता था, लोगों को धमकाता था। एक दिन करण ने नेहा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की। मैंने बीच में आकर उसे रोका। करण ने मुझे पीटा। गांव वालों ने चुपचाप देखा। उस दिन मैं हारा। नेहा रोती हुई घर चली गई। करण ने धमकी दी, अर्जुन, तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। मैंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन करण के पैसे ने सब दबा दिया। मैं टूट गया। रात दिन करण का चेहरा मेरे सामने घूमता। मैं बदला चाहता था। एक रात मैं गांव के बाहर निकला। दूर जंगल में एक पुराना मंदिर था, जिसे लोग शिव मंदिर कहते थे, लेकिन गांव वाले उससे डरते थे। कहते थे कि वहां एक तांत्रिक आता जाता है। नाम था बाबा भैरवनाथ। लोग कहते थे कि वह काला जादू जानता है, जो मांगो कर सकता है, लेकिन कीमत बहुत भारी होती है। मैं मंदिर पहुंचा। रात के 12 बज रहे थे। मंदिर के अंदर धुआं था, अगरबत्ती और कुछ और की मिलीजुली गंध। बीच में बाबा बैठा था, लंबे बाल, शरीर पर राख, गले में मुंडमाल, आंखें बंद। उसके सामने एक त्रिशूल गड़ा हुआ था। मैंने कहा, बाबा, मुझे मदद चाहिए। उसने आंखें खोली। आंखें लाल थीं, जैसे खून से भरी हुई। क्या चाहिए? करण को सबक सिखाना है, उसे दर्द देना है। बाबा मुस्कुराया। दर्द कई तरह का होता है। तू कितना दर्द देना चाहता है? जितना हो सके। मैं उसे बर्बाद देखना चाहता हूं। बाबा ने कहा, ठीक है, लेकिन कीमत होगी। काला जादू मुफ्त नहीं होता।
तेरी आत्मा का एक टुकड़ा मुझे देना होगा। मैं डरा, लेकिन गुस्सा ज्यादा था। ले लो। बाबा ने रिचुअल शुरू किया। जमीन पर लाल चूने से एक बड़ा यंत्र बनाया, बीच में एक कटोरी रखी, उसमें मेरी उंगली काट कर खून डाला। फिर एक काला कपड़ा लिया, उस पर कर्ण का नाम लिखा। एक नींबू लिया, उसमें कीलें ठोकी, मंत्र पढ़े। मंत्र इतने भयानक थे कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आखिर में बाबा ने कहा, 7 दिन में कर्ण को सजा मिलेगी, लेकिन याद रख, जो बोओगे वही काटोगे। मैं घर लौटा, मन हल्का था। पहले दिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन कर्ण की तबीयत खराब हो गई। बुखार, डॉक्टर ने कहा वायरल। तीसरे दिन उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। चौथे दिन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वो बच गया, लेकिन पैर टूट गया। 5वें दिन उसके पिता को हार्ट अटैक आया। 6ठे दिन कर्ण का सबसे अच्छा दोस्त अचानक गायब हो गया। 7वें दिन कर्ण पागल हो गया। वह रात दिन चीखता, कहता कि कोई उसे मारने आ रहा है। गांव वाले डर गए। कर्ण को जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा मानसिक रोग। मैं खुश था। नेहा मेरे पास आई। उसने कहा, अर्जुन, मुझे लगता है यह सब तेरे कारण हुआ। मैंने इनकार किया, लेकिन वह चली गई। फिर 8वां दिन आया। रात को मुझे सपना आया। कर्ण मेरे सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। वह बोला, अर्जुन, तूने मुझे मार डाला, अब मेरी बारी है। मैं जागा, पसीना पसीना, लेकिन कुछ और था। मेरी छाती में दर्द, जैसे कोई अंदर से खा रहा हो। 9वें दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, बुखार। 10वें दिन मेरा व्यापार, खेतों की फसल सूख गई। 11वें दिन मेरे पिता की तबीयत और बिगड़ गई। 12वें दिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त मर गया, सड़क हादसे में। 13वें दिन मेरा नाम राम प्रसाद है। मैं उसी गांव का आखिरी जीवित आदमी हूं जिसका नाम कभी खरगपुर था। आज तारीख 6 जनवरी 2026 है और मैं यह लिख रहा हूं क्योंकि अगर मैंने यह नहीं लिखा तो दुनिया कभी नहीं जान पाएगी कि हमारे साथ क्या हुआ। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह उस गांव की सच्ची दास्तान है जो नक्शे से मिट चुका है। खरगपुर हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था। करीब 100 घर, 200 लोग। चारों तरफ घने देवदार के जंगल, नीचे बहती हुई ब्यास की एक सहायक नदी और ऊपर हमेशा बादलों से ढका आकाश। सर्दियां यहां 6 महीने चलती थीं। बर्फ इतनी गिरती कि रास्ते बंद हो जाते और गांव दुनिया से कट जाता। गर्मियों में भी धूप मुश्किल से 2-3 घंटे निकलती। गांव के लोग कहते थे कि यहां सूरज भी डरता है आने से। हमारे गांव की सबसे पुरानी कहानी थी भूखे की रात की। बुजुर्ग बताते थे कि बहुत साल पहले, शायद 150 साल पहले, एक सर्दी ऐसी पड़ी थी कि अन्न खत्म हो गया था। लोग भूख से मरने लगे। तब एक रात एक अजनबी गांव में आया, लंबा दुबला, चेहरा ढका हुआ। उसने हर घर में दस्तक दी और पानी मांगा। जहां पानी दिया गया वहां अगली सुबह पूरा परिवार गायब मिला। जहां दरवाजा नहीं खोला गया वह घर सुरक्षित रहा। उस रात के बाद गांव में एक नियम बन गया, सर्दियों में आधी रात को कोई दस्तक दे तो दरवाजा मत खोलना, चाहे कितनी भी दयनीय आवाज आए। पानी मत देना। मैंने यह कहानी बचपन से सुनी थी, हंसता था। आज के जमाने में कौन भूत प्रेत मानता है। मैंने शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, 10 साल शिमला में नौकरी की। फिर पिताजी की मौत के बाद 2020 में गांव लौट आया। दुकान संभाली, छोटी सी किराने की दुकान, गांव के बीचों बीच। घर से थोड़ा दूर। चोरी के डर से रात को दुकान में ही सोने लगा। 2025 की सर्दी बहुत कड़की थी। दिसंबर से ही बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। जनवरी आते आते गांव पूरी तरह कट गया था। बिजली चली गई थी, मोबाइल नेटवर्क नहीं था, बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं, सिर्फ हम 100-150 लोग और बर्फ। पहली अजीब घटना 15 दिसंबर की रात हुई। रामू चाचा का बेटा, जो सबसे दूर वाले घर में रहता था, सुबह नहीं उठा। जब लोग गए तो दरवाजा खुला था। अंदर बिस्तर पर सिर्फ कंबल था। कोई खून नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, बस परिवार के 4 लोग गायब। बिस्तर पर कंबल इस तरह मुड़ा हुआ था जैसे कोई उठकर चला गया हो। बाहर बर्फ पर एक भी निशान नहीं। गांव में अफवाह फैल गई। कुछ बोले जंगली जानवर, कुछ बोले चोर, लेकिन कोई कैसे अंदर घुसा। दरवाजा अंदर से बंद था।
फिर 20 दिसंबर को दूसरा घर। इस बार 5 लोग गायब। फिर 25 दिसंबर को 3 घर एक साथ। हर बार वही, दरवाजा खुला, लोग गायब, बर्फ पर कोई निशान नहीं। लोग डरने लगे। गांव के बुजुर्गों ने पुरानी कहानी याद दिलाई। भूखा आ गया है, पानी मांगने वाला। मैं हंसता रहा। मैं आधुनिक आदमी था। मैंने कहा, यह कोई सीरियल किलर है या कोई गैंग। हमें सतर्क रहना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे गांव खाली होता गया। जनवरी के पहले हफ्ते तक सिर्फ 20-25 लोग बचे थे। सब मेरी दुकान के आसपास के घरों में आकर रहने लगे थे। रात को सब एक साथ जागते, अंगीठी जलाते, बातें करते। लेकिन हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता। 5 जनवरी की रात सिर्फ मैं और 5 लोग बचे थे। हम सब दुकान में थे। दरवाजा अंदर से बंद, खिड़कियां बंद, अंगीठी जल रही थी। हम रात भर जागने का फैसला किया था। रात के करीब 2:30 बजे बाहर पूरी खामोशी, बर्फ गिर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट खट, 3 धीमी ठक ठक। हम सब सन्न रह गए। फिर आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत सूखी, जैसे हवा बोल रही हो, पानी, बस एक गिलास पानी।